अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। जैसे काजी फायज़ ईसा वाला केस और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स या जो कोर्ट के अंदर हेयरिंग होती रही, जिस तरह कई चीज़ों का तमस्खर उड़ाया जाता रहा, इदारों के हवाले से बात होती रही, फिर जजेस की ख़ानदान के बारे में एक जज की तरफ से जो बातें होती रही वो बड़ी तकलीफ़ दे हैं। और एक चीज़ जो बड़ी वाज़ी है, जो कह बैठे थे हम कि डिवाइड नज़र आ रही है, ये डिवाइड ज़ात की हद तक है या ये कोई और आगे भी जाएगी, इस पर बड़ी डिटेल में बात होनी है। मैंने कहा था मैं तफसीली बात करूँगा। अब आपके सामने तफसीली फ़ैसला ये तकरीबन 6 सफ़ों का है और उसके अगर सफ़ा नंबर 3 पे आ जाएं, फॉर रीज़न टू बी रिकॉर्डेड लेटर दीज रिव्यू पिटिशंस आर डिसमिस। ये 4 जजेस का फ़ैसला था, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन। बाकी जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने जो लिखा है, आई डू नॉट एग्री विद द डिसमिसल एंड अपेंडेड माई नोट सेपरेटली। अब कुछ कहा जा रहा है कि हर कोई जजेस अपने अलहदा नोट देंगे, ऐसा नहीं है। जस्टिस मकबूल बाकर के बाद बाकी सब ने लिखा है, आई एग्री विद माई ब्रदर। जस्टिस मकबूल बाकर एग्री विद माई ब्रदर, सब ने एग्री लिखा। किसी ने ये नहीं लिखा कि मैं सेपरेट नोट अटैच कर रहा हूं। ये हमारे कुछ दोस्त सोशल मीडिया के ऊपर ये बात दो तीन चीज़ें जो है ना आपके साथ पहले मैंने शेयर करनी है, फिर मैं आगे चलूंगा। ये कहा जा रहा है कि सेपरेट नोट, अब पता नहीं अब उन्हें क्या इल्हाम हो गया या क्या खबर हो गई है। अब जो ऑर्डर है, ऑर्डर आप सारा देख लें, ऑर्डर आपके सामने मौजूद है, उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो बड़ी क्लैरिटी के साथ हैं और बाकायदा अपलोड हो चुकी हुई हैं 26 अप्रैल के हवाले से। दूसरी जो बात आपसे जिक्र करनी है, किसी तरह हमारे दोस्तों ने कहा कि जो रीजनिंग आ रही है ना, वो रीजनिंग मैलाफिडी इन लॉ और मैलाफिडी इन फैक्ट सब पे होगी। इशू है सिर्फ नजरसानी का। जो जजमेंट पहले आ चुकी है उस जजमेंट को मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है। अब ये बड़ी मजेदार बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उस जजमेंट को मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है जो 19 जून 2020 का है और उसकी रीजनिंग जो बाद में आई थी 143 दिन में 147 डेज बाद आया था तफसीली फैसला, वो भी सेट असाइड कर दिया है। उसको मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है। अब उनका ये कहना है कि मैलावेनी, इसका मतलब है कि रिव्यू, पता नहीं उन्हें खबर कैसे हो जाती है या इल्हाम कैसे हो जाता है। बहरहाल ये चीज़ें अब रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि वो उस फैसले में अब एक जो रेफरेंस आया, यानी इसका मतलब ये है कि ये हमेशा से दबाने की कोशिश हो रही है या नज़रसानी में कि ये मामला बिल्कुल उखाड़ कर जड़ से फेंक दे। मैं नहीं समझता ऐसा हो सकता है। उस रेफरेंस तक, सदर की रेफरेंस की हद तक बात हो सकती है। मटेरियल या इंफॉर्मेशन जो FBR के हवाले से आया है वो हो सकता है कि उसको रिलाय ना किया जा सके, लेकिन जो हकायक हैं उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बड़ा ये सीरियस इशू है, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। अब ये बातें की गई हैं, तफसीली फैसला आपके पास आ जाएगा, आप देख लेंगे। उसमें जस्टिस मंजूर अहमद मलिक साहब 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं और दोस्त बैठे चैम्बर में मुलाकात हुई आज कोर्ट में, तो बता रहे थे कि नवाज शरीफ का त्यारा साजिश केस या बाकी केसेस नवाज शरीफ के हवाले से वो देखते रहे हैं और शायद रिटायरमेंट के बाद वो उनके चीफ़ कंसल्टेंट के तौर पर काम करेंगे। पता नहीं अभी हालात वाक़यात सही हैं या नहीं है। फिर इसी तरह जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के बारे में आगे जब उनकी वैल्यूएशन हुई 5वें नंबर से जस्टिस सरदार आसिफ खोसा साहब, आसिफ सरदार आसिफ खोसा साहब के हवाले से जब चीफ जस्टिस थे, जब उन्हें अपॉइंट तैनात किया गया, तो जस्टिस उमर अता बंदयाल भी बतौर सीनियर जज के तौर पर उन्होंने गालबन कोई डाइसेंट नोट दिया था। मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सोशल मीडिया पे ये बात हुई थी, तो मैंने कहा मैं आप पता नहीं अभी हकायक हैं सही हैं या नहीं है, ये आप लोगों के सामने क्लैरिटी के जस्टिस आसिफ सईद खोसा के हवाले से अगर ये कोई बात आई है कि वो सीनियर जज के तौर पर थे और उन्होंने इस पर रिजर्वेशन शो की हैं। और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब वो नए जज हैं जो इस बेंच में ऐड हुए और उन्होंने उन जो रीजनिंग दी है उससे अपना उन्होंने कनकर किया, उनके साथ माना है उनको कि वो इस रीजनिंग को एक्सेप्ट करते हैं। अब रीजनिंग अभी तक आई नहीं है सामने, शॉर्ट ऑर्डर है, शॉर्ट ऑर्डर को सामने रख के रीजनिंग तो अभी बाद में डिटेल में आनी है। और ये उन्होंने बता दिया है अपने तौर पर। साथ ही अब आने वाले सिनेरियो में आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब हैं, वो 1 फरवरी 2022 को रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हरफ उठाएंगे और वो 16 सितंबर 2023 को रिटायर होंगे। फिर जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब आएंगे
और वो 25 दिसंबर 2024 को, कभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला पता नहीं आगे जाता है या नहीं जाता, अगर जाता है, अगर वो चीफ जस्टिस बनते हैं तो ये आपके सामने पोजीशन रख दिया। फिर जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं, वो 4 अगस्त 2025 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, वो रहेंगे 27 नवंबर 2027 तक। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, वो 13 दिसंबर 2028 तक। फिर जस्टिस याया अफरीदी साहब हैं, 22 जनवरी 2030 तक। इन बिटवीन कई जजेस सीनियर रिटायर हो चुके होंगे, जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस मकबूर बाकर साहब, जस्टिस सजाद अली शाह साहब, जस्टिस तारक मसूद साहब, जस्टिस मज़र मियाँ खेल साहब, ये रिटायर हो जाएंगे। इन बिटवीन इधर नए जजेस यहाँ पर आगे होंगे, तो स्नैरियो क्या होगा। लेकिन एक जो बात बड़ी सीरियस है कि जजेस में जो डिवाइड है, जस्टिस काजी फायजी साहब की वजह से जो डिवाइड है वो आपके सामने बड़ी वाज़ेह तौर पर वाज़ेह आ चुकी है। और जिस तरह बातें होती, जिस तरह की तल्ख कलामी या गर्मा गर्मी दौरान समात होती रही है, आप लोगों ने सब ने वो देख लिया। तारीख़ी तौर पर आपको याद है 19 जून का फ़ैसला हुआ 2020 को, नज़रसानी दायर की, नज़रसानी की हेयरिंग हुई रिटायरमेंट से एक हफ़्ता कबल, जस्टिस फैसलर, और बाकायदा उसको एडजर्न हो गया और जस्टिस फैसलर रिटायर हो गए। मेंबर रह गया 6 मेंबर बेंच। फिर दरख्वास्त आ गई कि 10 मेंबर बेंच बैठेगा के हवाले से, ये सारे वही सुने 10 मेंबर बेंच बैठे, इसके कॉन्टेक्स्ट में बात आई जब, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये नज़रसानी की दरख्वास्त उन्हीं जजों ने सुनना है जिन्होंने जज फैसला दिया है। अब उसको दूसरा बैठा है, जज बैठ के उसको नज़रसानी करेगा। ये अमूमन एक तरह का प्रेसिडेंट है और ये बाकायदा आप सब ने देखा गया इसको, और इस मामले में बड़ी ज़ोर से लड़ा गया, बड़ी गर्मी सर्दी हुई सारे मामलात में, और अब फाइनली मामला चीफ जस्टिस के पास गया। चीफ जस्टिस ने 10 मेंबर बेंच बना दिया। 10 मेंबर बेंच के सामने फिर मामला आया लाइव कवरेज के हवाले से। फिर हम जो कुछ सुनते रहे आप लोगों के सामने वो मौजूद है, वो हर चीज़ आपके सामने मौजूद है। एक चीज़ पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि ये सारा मामला फरवरी 2019 में शुरू हुआ, हालांकि ऐसा नहीं है। एसेट रिकवरी यूनिट पहले बन चुका था, जजेस के हवाले से जायदादों की डिटेल सारी पहले आ चुकी थी, और ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। जस्टिस के आगाज़ जो सिंध हाई कोर्ट के जज हैं, उनके ख़िलाफ़ अभी रेफरेंस अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। उन्होंने चैलेंज कहीं नहीं किया, वो सिर्फ इस मामले को देख रहे थे। और कोशिश ये की गई, एक पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि फैसलाबाद धरने से ताल्लुक़ है कोई, यानी आप कैसे कह सकते हैं जायदादें आपकी पहले की हैं 2003 में और 2014 में जायदादें ख़रीदी गई हैं, और वो फैक्ट्स और डाटा सारा रिकॉर्ड पे आ चुका है। मिसेस जस्टिस काजी फाइसा की जो अहलिया हैं सरीना ईसा साहिबा, उन्होंने बाकायदा अपने दरख्वास्त के साथ वो रिपोर्ट साथ लगाई, और वो रिपोर्ट अब सारी सामने आ चुकी है। उस रिपोर्ट में डिटेल, जॉइंट अकाउंट, प्रॉपर्टी की डिटेल, कब ख़रीदा, इनकम टैक्स के ऑफिसर की तरफ से आ गया कि ट्रेल मौजूद था, कहते रहे कि मैंने ज़री आमदन कहीं डिक्लेयर नहीं की, एग्जाम्पशन ट्रीट नहीं की। तो ये एज एन एक्सपर्ट तो FBI ने करना था, बहरहाल अभी वो तो सेट असाइड कर दिया। लेकिन ये मामला आज भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जा सकता है। नया रेफरेंस सदर पाकिस्तान भी दायर कर सकते हैं, और एक आम आदमी कोई रेफरेंस दायर करना चाहे तो उसमें कबाहत कोई नहीं है। मामला भी ख़त्म नहीं हुआ, इसकी तहकीक होना बहुत ज़रूरी है, वरना लोगों में इंप्रेशन जुडिशरी का अच्छा नहीं पड़ सका। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बड़े मुतजाद राय आ रही हैं, और ये राय जो है ये डिस्पेल होना बहुत ज़रूरी है। इससे इंप्रेशन जो इस इंप्रेशन को ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। अब देखना ये है कि जस्टिस काजी फायजी साहब जो तमाम जजेस के साथ बैठने से इनकार कर दिया, जिस तरह की वो बातें करते रहे, तोहफे तोहफ़ के हवाले से ओपन पब्लिकली बातें करते रहे, ये किसी तरह से भी मैं नहीं समझता ये अच्छा जस्टिस था। अब वो क्या ऐसे जज जो हारमनी और मैग्नेमिटी पैदा कर सकेंगे जजेस के दरमियान, ये बड़ा एक सवालिया निशान है। और आगे और गवर्नमेंट आपको सामने मौजूद है, मौजूदा जो अटॉर्नी जनरल है वो इस मामले में पीछे रहे हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से अभी जस्टिस काजी फाइसा के रेफरेंस पे कोई ऐसा स्टांस या कोई स्टेटमेंट ऐसा आया नहीं है। बाकी लोगों ने स्टेटमेंट दी है। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले में, इस जजमेंट को अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं रखा जाएगा तारीख में। इसके रेप्रिकेशंस आने वाले दिनों में आप देखेंगे, इसके असरात बड़े दूरस होंगे। नैब के केसेस पे, सियासतदानों पे क्या असरात पड़ते हैं, कहीं डिस्क्रिमिनेशन की बातें सामने ना आ जाएं। और मैंने आपको कहा था कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, इस बात में कायम हुआ आज भी, अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं देखेगी तो क्या नैब देखेगी? फिर आज एकदम सोए हुए जाग गए बशीर मेमन साहब, उन्होंने इंटरव्यू देते कहा गया FIA को देखना था, FIA के हवाले से मुझे बुलाया गया था, और ये सारी बातें उन्हें आज क्यों याद आ गई हैं? पहले क्यों नहीं ये बातें सारी उन्होंने की? वो क्या साबित क्या 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 कहना चाहते हैं बशीर मेमन साहब?
बशीर अहमद साहब, आप जब आप थे ये सारी बातें उस वक्त करते कौम को, उस वक्त बताते कौम को। ये कोई मौका नहीं है कि आप डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और बदनीति के तौर पर। यानी एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि क्रिमिनलिटी का अगर एलिमेंट है, अगर करप्शन के हवाले से, करप्शन की डेफिनेशन सेक्शन 9 ने दे दी है, उसमें लाजमी नहीं है कि आपके किसी चीज़ में करप्शन लेते हैं। एसेट बियॉन्ड मीन है, आपके स्पाउस के नाम अगर जायदादें वगैरह हैं और सोर्स कोई नहीं है, तो वो करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस सेक्शन 9 कहता है डेफिनेशन के अंदर। तो यहां ये मामला अभी थमा नहीं है, ये बातें क्लैरिटी के साथ हैं। और मेरी जाती राय के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज साहब को ये चीज क्लियर करनी चाहिए, उन्हें पब्लिक करना चाहिए, सारी चीजों को अपने तक पब्लिक करना चाहिए, अपने तक लोगों को बताना चाहिए कि नहीं, उनके पास ये सोर्स मौजूद थे, ये सारी चीजें रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन अभी तक चीजें ऐसी अभी तक ना उन्होंने 3 सवालों के जवाब नहीं दिए। ये रिकॉर्ड की बात है, कोई मनी ट्रेल सामने नहीं रखा मनी, और बाकायदा इस पे अब एफबीआर की रिपोर्ट तो कलम भी कर दिया अगर सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जो असरात हैं वो असरात इतनी आसानी से खत्म नहीं होंगे जब तक इस चीज की किसी तरह का ओपन सामने ना आ सकी, रियलिटी सामने ना आ सकी, एक एक चीज रिकॉर्ड पे ना आ सकी। बड़ा मुश्किल है इन चीजों को, ये गर्द इतनी आसानी से बैठने वाली नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या मामला तो होते हैं। सदर पाकिस्तान नया रेफरेंस दायर करते हैं, मेरी जाती राय के मुताबिक तो सदर पाकिस्तान नया रेफरेंस दायर कर सकते हैं, चूंकि टेक्निकलिटीज की बुनियाद पर। वो अलग बात है कि यहाँ हमारे यहाँ दोस्तों जर्नलिस्ट सहाफ़ियों को खबर हो जाती है, मैनेज करने के हवाले से खबर हो जाती है, फिर खबर आ जाती है कि मैलाफिड इन लॉ, मैलाफिड इन फैक्ट के ऊपर भी बाकायदा जजमेंट आएगी। अब पता नहीं जजमेंट अभी लिखी नहीं गई है, वो पब्लिक नहीं हुई है, कैसे चीज़ सामने आ चुकी है। तो ये चीज़ें सारी आपके सामने हैं, कंट्रोवर्सीज ये मौजूद रहेंगी, ये सारा कुछ आपके सामने रहेगा। लेकिन हम तो समझते हैं कि अदलिया की आज़ादी बरकरार रखनी चाहिए, नैब जैसे इदारे को इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में नहीं आना चाहिए। मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के पास खुद इख्तियार मौजूद है। आर्टिकल 209 मैं फिर आपके सामने शेयर कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी के साथ वो चीज़ें सारी आम जाए। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।